डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर एग्जाम, जो कि वैकेंसी 2015 की थी, लेकिन इसकी एग्जाम 2018 में हुई थी। उस एग्जाम के क्वेश्चंस और उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसको हल करते हैं पेपर को। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर में आ से आयुर्वेद आता है, यू से यूनानी आता है ना, एस से होम्योपैथी भी आता है। तो क्योंकि तीनों पैथी इसके लिए फॉर्म भर सकते थे, तो जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जो तीनों पैथी में आते हैं, जैसे टॉक्सोलॉजी है, फॉरेंसिक है, उसके 25 क्वेश्चन जो है वो कॉमन पूछे जाने थे। इसलिए इसमें टॉक्सोलॉजी और फॉरेंसिक के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि वो तीनों पैथी में समान थे, और 75 क्वेश्चन हर पैथी में अलग थे। तो आयुर्वेद के बाकी 75 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी शुरू के 25 जो है वो टॉक्सोलॉजी के और फॉरेंसिक के हैं। स्टार्ट करते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए जो है दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। तो अब हम सभी को मालूम है कि 1986 में जो है पहला एड्स का पेशेंट मिला था। तो एड्स के पेशेंट मिलने के बाद में अगले साल ही जो है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो गया था। एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो था, उसका जो फेज 1 है वो कब चालू हुआ था। तो इसका फेज 1 जो है वो 1992 में चालू हुआ था। इसके अलावा एक रेड रिबन का भी हमें समझना चाहिए कि रेड रिबन एक्सप्रेस कब चली थी। तो जो रेड रिबन एक्सप्रेस थी, उसकी शुरुआत हुई थी फेज 1 की। वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आता रहता है। रेड रिबन फेज 1, जो इसका लोगो होता है एड्स के ऑर्गेनाइजेशन का, वो चालू हुई थी 2007 में। ठीक। तो जैसे ही पहला एड्स का मरीज हमें मिला 86 में, वैसे ही हमने अगले साल ही प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कॉप्लिक स्पोर्ट इज रिलेटेड टू विच डिसीज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मीजल्स का है कॉप्लिक स्पोर्ट, और हम देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जो है वो कैसे रिलेटेड है। तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जो है वो टेस्ट हेपेटाइटिस बी के लिए कराया जाता है, और इसको जो है अपन नॉर्मली HBsAg के नाम से जानते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी मालूम होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन एंटीजन का। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होती है। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ जो वाटर है, वो कार्बोनेट्स और ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है। टेम्पररी का मतलब क्या है। एक तो जब हम इसमें साबुन डालते हैं तो झाग नहीं बनता है ना, ठीक है। और दूसरी चीज है, टेम्पररी जो हार्डनेस होती है वो बॉइलिंग करने से, यानी पानी को बॉयल कर लेने से ठीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसमें वो ठीक नहीं होती है। तो बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं उनके कारण टेम्पररी हार्डनेस होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। और इन्हीं के कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट्स होते हैं, ये जो सल्फेट्स हैं, इनके कारण परमानेंट हार्डनेस होती है। क्लोराइड के कारण भी होती है और सल्फेट्स के कारण भी होती है। दोनों के कारण जो है परमानेंट हार्डनेस होती है। तो ये पॉइंट सिलेबस में पहले से था, इसलिए पढ़ा हुआ था। ठीक। इसको गौर करके रखना है कि टेम्पररी किसके कारण होती है और परमानेंट किसके कारण होती है। परमानेंट हार्डनेस दूर करने के लिए हमें सोडा यूज करना पड़ता है, और टेम्पररी तो बॉइलिंग से ठीक हो जाती है। फिर आते हैं विच इज द मोस्ट इनसैनिटरी मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने की। सैनिटरी का मतलब होता है, आप जानते हो सैनिटरी यानी कि हाइजीन युक्त ना होके अनहाइजीनिक पूछा जा रहा है। तो जो
उसमें जो इंसेनेरेशन जो कहलाता है, वो मतलब उसका मतलब होता है एक प्रकार से जलाना, यानी आप कचड़े को जलाते हो, हीट का प्रयोग करते हो, तो ये तो फिर भी सेफ मेथड है। कंपोजिटिंग जो है वो तो खाद बनाना, ये भी सैनिटरी मेथड है, खाद बनाना, वो तो उसमें तो कोई नुकसान ही नहीं होगा। और जो बायोयूरल होता है वो उसका मतलब होता है दफन कर देना, है ना। और हम जानते हैं डंपिंग का मतलब क्या होता है, डंपिंग यार्ड होता है जहां हम खुले में कचरा फेंक देते हैं। तो ये खुले में कचरा फेंकेंगे तो ये इनसैनिटरी मेथड में आएगा। तो डंपिंग जो है वो इनसैनिटरी मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है। फिर बढ़ते हैं डॉट्स। कुछ क्वेश्चन तो आपके मन पसंद आ जाते हैं कि डॉट्स इज रिलेटेड टू दिस डिसीज। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है और ट्यूबरकुलोसिस का रहता है। फिर इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन आने के बाद में तो मैंने नोट्स में शामिल कर लिया और आप लोगों को याद भी कराया बार बार। भूलने का अगर रीजन है तो एक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो जो पोलियो का वो जो एक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 7 से लेके 14 दिन का एक्यूबेशन पीरियड होता है। तो हमें इस 7 से हमें फिगर मिला 27 और इस 14 से फिगर मिला हमें 2014। ठीक है, तो मार्च 2014 इसका आंसर है। आगे के लिए भी आप याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्यूबेशन पीरियड को से जोड़ के याद रखना, 7 से 14 दिन। तो एक 7 वाली तारीख है 27 और एक 14 सन है, तो सन का ही अगर आपको यहाँ पर याद होता तो आपका आंसर वैसे भी सही हो जाता। फिर आप विच क्लास ऑफ मैग्नीशियम, विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इज ट्रांसपोर्टेड क्रॉस द प्लेसेंटा? इनमें कौन से इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जो कि प्लेसेंटा को पार कर जाते हैं? ये क्वेश्चन भी खूब आता है, तो मैं हमेशा समझाता हूँ, जैसे आप किसी के नाम के आगे जी लगा देते हो, भैया जी, अरे देख लीजिए सर ये काम हो जाए, तो बोलता है जाओ जाओ मिल लो, है ना। तो जी जो है वो जी लगा के आप कहीं से भी निकल सकते हो। सर जी प्लीज, सर जी, सर जी, जी 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 सर, है ना। हम जब बड़ी पद पे जाते हो तो फोन उठाते, जी सर, जी 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 जी। तो जी जो है वो क्रॉस कर जाती प्लेसेंटा को। फिर आए वर्ल्ड हेल्थ डे कब डिक्लेयर हुआ था? तो पुराने पेपर लगाने का यही एक बड़ा रीजन है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो उसमें रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी हम जब एमपीपीएससी का पेपर लगाएंगे तो उसमें भी देखेंगे, एमपीपीएससी जो 9 है उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को मालूम है WHO का जो गठन हुआ था वो 7 अप्रैल को हुआ था। 7 अप्रैल को हुआ था 1948 में, इसलिए इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। रिपीट होता है ये क्वेश्चन, सिंपल है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। तो NRHM से संबंधित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मालूम है कि NRHM अप्रैल 2005 में लॉन्च हुआ था। पहले ये 2005 से लेके जब ये लॉन्च हुआ था तो 12 तक की स्कीम थी, और बढ़ते बढ़ते देखो कई साथी सफर कर रहे हैं, 2022 आ चुका है। तो पहले 7 साल के लिए था, 2005 से 12 के लिए, फिर इसको बढ़ाते गए। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2005 को लॉन्च हुआ था। ऑल द फॉलोइंग वैक्सीन कंटेन लाइव एनोटिडिन हिस्टेन। पुराने पेपर लगाने का क्या औचित्य है, ये आपको अब धीरे धीरे समझ में आएगा। कल हमने पेपर लगाया था उत्तराखंड PSC का, है ना, जो कि इसी साल हुई है, 2022 में हुई है। उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा लाइव एटोनेटेड कौन सा नहीं होता है। तो यही ब्रह्मास्त्र है कि हम वो क्वेश्चंस पहले से ही देख पा रहे हैं। ये पेपर तो उससे पहले हो गया था। तो मैंने कल समझाया था कि जो लाइव होते हैं उनका क्या होता है, टाइम फिक्स रहता है। जैसे BCG का टाइम फिक्स होता है कि 0 जन्म से लेके 1 साल तक जो है BCG लगाया जाता है। मीजल्स का टाइम फिक्स होता है कि वो 9वें महीने लगाया जाता है। लाइव चीजों का टाइम फिक्स होता है, लाइव मैच आना होता है तो 12 बजे से आएगा, 5 बजे से आएगा, फिक्स होता है। ऐसी ओरल पोलियो वैक्सीन हम पिलाते हैं तो 2 वीक्स, 2 सप्ताह पिलाते हैं। एक तो दिसंबर लास्ट होता है ना, 1 दिसंबर लास्ट होता है, 1 जनवरी फर्स्ट में
बीक में होता है, तो ये भी फिक्स होता है। पर्ट्यूसिस जो है वो अलग से फिक्स नहीं है ना, और किल्ड होता है ये तो पर्ट्यूसिस इसमें सही आंसर है कि वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है नहीं है। तो ये आपको यही फायदा है पुराने पेपर्स लगाने से कि कई क्वेश्चन आपको एकदम फ्रेश नहीं लगते कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है। फिर आए एंटी मलेरिया कैंपेन जो है वो किस महीने किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें कई बार एग्जाम में आती हैं। तो 3 चीजें हैं जो आपको समझना है। एक तो समझना है आपको कि बर्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है। तो जो बर्ड मलेरिया डे, तो बर्ड मलेरिया डे जो है वो अप्रैल में आता है, 25 अप्रैल को। अप्रैल में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है और उसी को चैलेंज करने मच्छर आ जाते हैं 25 तारीख को। वर्ल्ड मलेरिया डे है 25 अप्रैल को। फिर एक होता है मलेरिया वीक। मलेरिया वीक कैंपेन जो है वो चलता है 1 से 7 मई। तो वीक आ गया। फिर इसके बाद में आता है एंटी मलेरिया मंथ। ठीक है, ये आता है कब? जून में। तो मैंने इतना क्यों समझाया कि आप प्रॉपरली सारी चीजें समझो और प्रॉपरली आप याद रखो कि देखो सबसे पहले क्या आता है, डे। शुरुआत कैसे होती है, छोटी चीज डे। तो डे आता है अप्रैल में 25 अप्रैल को। फिर उसके बाद में डे से बड़ा क्या होता है, वीक। वीक अप्रैल के बाद आता है मई में, स्टार्टिंग ऑफ मई में। फिर वीक से बड़ा क्या होता है, मंथ यानी महीना। महीना कब आएगा, इसके बाद जून। तो ये तीनों चीजों का आप आंसर सही दे पाओगे अगर आप ऐसे याद रखोगे कि बर्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को आता है और मलेरिया वीक 1 से 7 मई में आता है स्टार्टिंग में, और एंटी मलेरिया मंथ जो है वो जून में आता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कालाजार सैंड फ्लाई जो है किसका वेक्टर है। तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है। फंडे का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। सैंड का मतलब होता है धूल, है ना। और धूल कहाँ झोंकते हैं, बाजार में, काला बाजार में। काला बाजार का मतलब क्या होता है, हाँ, आंखों में धूल झोंक दी, है ना। तो ये फंडे का क्वेश्चन है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है। सैंड फ्लाई किसका है, काला बाजार का। सिपलिंग सिकनेस का टीसी होता है। मलेरिया तो अपन जानते हैं प्लाज्मोडियम है। डेंगू का आर्बो वायरस है ना। फिर आए मॉन्टेक्स टेक्स्ट जो है वो कैरीड बाय इंजेक्टिंग टोबरकुलोनिन जो है का पीपीडी जो होता है वो अपन इंजेक्ट करते हैं अपने शरीर में। तो चूंकि आप जानते हैं मॉन्टेक्स टेक्स्ट जो है कैसे संबंधित है, टीबी से संबंधित है ना। टीबी के ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपको कौन सा टीका लगता है, बीसीजी। बीसीजी भी कैसा लगता है, इंट्राडर्मल लगता है। तो इसका भी आंसर क्या है, इंट्राडर्मल ही है। ठीक। फिर आते हैं पनिशमेंट ऑफ ए डॉक्टर फॉर फाल्स मेडिकल सर्टिफिकेट। गलत मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिया तो कितनी सजा हो सकती है। तो 3 साल तक की सजा है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है, जांच होगी, ऐसा तुरंत कैंसिल हो जाएगा। 3 साल तक की सजा रहती है अगर आपने, जैसे अपन फॉर्म 3 फॉर्म 4 कई लोगों को बीमार होते हैं तो उनको देते हैं, तो गलत दे दिया तो 3 साल तक की सजा है ना। गलत किसके कारण होता है, हमारे ये बात पे कब में अपन ने गलती कर दी, तो 3 साल है, ध्यान रखना है। फिर और डेक्टाइलोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो डेक्टाइलोग्राफी जो है फिंगरप्रिंट सिस्टम से संबंधित है। और फादर ऑफ फिंगर प्रिंटिंग जो है वो कौन से थे, है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो जो फ्रांसिस गैल्टन थे उनको फादर ऑफ जो है डेक्टाइलोग्राफी भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अपन किसी से कोई रिलेटेड चीज पढ़ रहे हैं तो भारत में सबसे पहले चालू हुआ था जो है फिंगरप्रिंट ब्यूरो। फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है
सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? 1897 में कोलकाता में। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं, अगली बार थोड़ा उसी से रिलेटेड आएगा, लेकिन आगे पीछे आ जाता है, तो ये चीज भी तुमको मालूम होना चाहिए। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, लेट साइन ऑफ डेथ जो है वो क्या होते हैं, यानी मृत्यु के विलंबित चिन्ह क्या है? तो राइगर मोर्टिस तो शुरू में होता है, चेंज ऑफ स्किन बॉडी कूलिंग जो है लास्ट का ठंडा पड़ना, ये भी शुरू में होता है, प्यूट्रिफिकेशन बाद में होता है। तो लेट साइन ऑफ डेथ जो है वो 3 होते हैं। एक तो ये बदबू आना जिसको अपन प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं, है ना। दूसरा कहलाता है जो है सफोनिकेशन, वसा ऊतकों का मोम द्रव में कन्वर्ट होना, यानी पानी में जैसे लाश रही या बर्फ में रही इस टाइप में, तब सफोनिकेशन होता है। इसी को हम दूसरा नाम भी जानते हैं, इसी का नाम क्या है? एडी पोर। ठीक है। और तीसरा होता है अगर रेगिस्तान में बॉडी रह गई तो फिर वो उसकी मम्मी बन जाती है, उसको कहते हैं ममीफिकेशन। तो मरने के बाद में ये चीजें हो सकती हैं। सामान्य अवस्था में पुट्रिफिकेशन होता है, जंगल में लाश पटक दी, गटर में डाल दी, सड़ेगी, पुट्रिफिकेशन। और अगर बर्फ के बीच में दबी है तो सफोनिकेशन या एडिपोर बनेगा। और अगर रेगिस्तान में है तो ममीफिकेशन होता है। तो ये इसका आंसर है प्यूट्रिफिकेशन। फिर एडिपोर्स जो है उसको क्या दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो अभी अपन ने पढ़ा कि वो सेपोनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। फिर आओ व्हाट इज द कोरोनल कोर्ट। तो जो कोरोनल कोर्ट होता है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है। बड़े महानगर जो होते हैं जैसे मुंबई है, आपका कोलकाता है, यहाँ पर जो लावारिस जिसका पता ही नहीं चल रहा है, कोई भिखारी था, है ना, बहुत पहले भाग के आया था मुंबई में, कोई जानता ही नहीं है, तो लावारिस लाश जो मिलती है उसकी डेथ की इंक्वायरी ये करते हैं कोर्ट ऑफ कोरोनल कोर्ट। ठीक। फिर आओ येलो डिस्कलरेशन और टिश्यू जो है वो काय में देखने को मिलता है? तो येलो डिस्कलरेशन और टिश्यू जो है वो नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। यहाँ नोट्स में से ही है, लेकिन नोट्स में टिश्यू की जगह पर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लिखा है, जिसका मतलब भी वही होता है। आप जरूरी नहीं है कि आपने जो नोट्स में बार लिखा वैसे के वैसे पूछ ले वो, है ना। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन नोट्स में लिखा है कि उसमें येलो हो जाते हैं नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग में, है ना। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये इससे ब्राउन एंड ब्लैक वॉमिटिंग होती है। कार्बोलिक एसिड से आप जानते हो ग्रीन कलर यूरिन हो जाती है। ठीक है। और ये HCl थोड़ा घातक होता है, इससे ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है सब। तो येलो डिस्कलरेशन जो है वो नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग का होता है। फिर आते हैं फेटल डोज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का ये भी MPPSC में है, तो इसके अपने नोट्स में लिखा भी है। नोट्स में अपने लिखा है कि 15 से 20 ग्राम होता है। तो जरूरी नहीं पेपर में जैसा नोट्स में पढ़ा है बिल्कुल वैसा आ जाए, थोड़ा एग्जैक्ट के आसपास भी आ सकता है। तो यहाँ तो आसान है आंसर देना कि 20 ग्राम होता है। ठीक है। यहाँ हम जब पढ़ रहे हैं तो दूसरों का भी ध्यान रख लेते हैं। जो HCl होता है उसका भी 15 से 20 ml जो है फेटल डोज होता है HCl का। और जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, है ना, जो कि एक प्रकार से इंडस्ट्रियल केमिकल है, जो आपकी सोडा बनाती है, फर्टिलाइजर बनाती है, वहां बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसका होता है 10 से 15। और आपका सल्फ्यूरिक एसिड का होता है घातक 5 से 10 ml। तो क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये, है ना, इसलिए इसका कम डोज है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है सल्फ्यूरिक एसिड। HCl तो अपने पेट में पाचन तंत्र में भी निकलता है ना, पेप्सोनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका जो है घातक मात्रा जो है वो थोड़ी
जाना है, कम नहीं है, जाना है 15 से 20 ml। ठीक है। फिर आते हैं स्लीपिंग, स्लीप वॉकिंग इज कॉल्ड, स्लीप वॉकिंग को क्या कहते हैं, यानी स्लीप वॉकिंग या नींद में चलना। तो अब ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले पढ़ा नहीं है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में क्या करना, देखो इंसोम्निया तो हो नहीं सकता है, उसका मतलब तो सभी बच्चों को मालूम कि अनिद्रा होता है, इंसोम्निया इज अनिद्रा। ठीक है, अनिद्रा होती है इंसोम्निया, तो ये तो सही नहीं है। अब तीन में से कोई हो सकता है, सेमी सोमनेलेंस जैसी कोई तो चीज होती नहीं है, तो इसके भी चांसेस नहीं है, तो दो में आंसर देना है इन दोनों में से, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। सेमी का क्या हो जाएगा, अर्धनिद्रा। तो अर्धनिद्रा वो कई लोगों को बहुत स्लीपिंग डिजायर होती है, उनको आती है। तो ये दो टर्मोलॉजी है, ये दो टर्मोलॉजी में से ये सोमनेलेनिया जो है वो तंद्रा है, तंद्रा जो आती है उसको, ये वाला भी आपको सीख लो अभी कि आगे चल के तंद्रा को क्या बोलते हैं, वो भी एग्जाम में आ सकता है। तो ले लिया तंद्रा ले लिया। ठीक है, और ये होता है नींद में चलना, नींद में चलना। तो इसका आंसर है सोम सोनेम्बुलिज्म, सोनेम्बुलिज्म जो है नींद में चलने को कहते हैं। ठीक, इसके बाद में पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यूनिवर्सल एंटीडोट, पुराने पेपर्स लगाने का यही फायदा है। अभी कल हमने एक पेपर लगाया था जो था यूके पीएससी, वो भी 2022 का, उसमें भी आपको यही यूनिवर्सल एंटीडोट पूछा था, और जिसका अपना फॉर्मूला था P2MT, यानी पाउडर चारकोल 2 भाग, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 भाग और टैनिक एसिड 1 भाग। तो इसका आंसर है सी। तो देखो पुराने पेपर लगाने से यही होता है कि आपको मालूम पड़ गया कि ये क्वेश्चन यहाँ आ गया, तो अपनी यूनिवर्सल एंटीडोट एग्जाम में आता है तो आप गलत करोगे ही नहीं, और ना वहां पे आपका टाइम खर्च होगा। फिर आप फेटल डोज, जो मेथाइल अल्कोहल जो है वो कितना होता है, 60 से लेके 200 ml तक होता है, 60 120 होता है, लेकिन यहाँ पर संख्या ज्यादातर दी है 200 तक। फिर और गैस्ट्रिक लीवेज, जब कोई व्यक्ति कोई भी पॉइजन खाता है तो उसको निकालने के लिए हमको आमाशय प्रक्षालन करना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, आमाशय प्रक्षालन, यानी उसका पेट में उल्टी करके साफ कराना पड़ता है। तो आमाशय प्रक्षालन सब में कराया जाता है, लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, है ना, जो उड़ने वाले होते हैं, कॉरोसिव पॉइजन होते हैं, एसिड एंड अल्कली होते हैं, उनमें नहीं कराया जाता है। जैसे किसी ने कैरोसिन पी लिया, डीजल पी लिया, तो उसमें नहीं कराएंगे, वो एक्सप्लीट होकर लंग्स में चला जाएगा, तो इसमें नहीं कराते हैं। चाहे कॉरोसिव कोई भी चीज हो, चाहे एसिड हो चाहे अल्कली हो, उसमें हम गैस्ट्रिक लीवेज नहीं कराते। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये कई एग्जाम में रिपीट होगा, फिर से पूछा जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आयुर्वेद के स्टूडेंट्स के लिए भी थे, होम्योपैथी स्टूडेंट के लिए भी थे, और यूनानी के स्टूडेंट के लिए थे। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन रहेंगे वो स्पेशली आयुर्वेद वालों के थे। तो अब आते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति का सही क्रम है। तो जब हमारी आत्मा इंद्री, इंद्री अर्थ और मन आपस में जुड़ते हैं, तब जो है हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो ये 4 चीजें होती हैं, इसमें चारों चीजें होनी चाहिए, आत्मा, इंद्रिय, मन और उसका अर्थ, है ना। इन 4 के संयोग को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर विचित्र प्रत्यारब्ध किसने बताया, तो समान और विचित्र प्रत्यारब्ध जो है वो नोट्स में भी दिया है, हम बार बार समझाते भी हैं। बागवट हैं, बागवट थोड़े विचित्र भी हैं, विचित्र बागवट करके अपन बार बार बोलते भी हैं। तो विचित्र प्रत्यारब्ध किसका दिया हुआ है, बागवट का दिया हुआ है। बागवट के सूत्र स्थान में चैप्टर है, प्रभाव विपाक के बारे में वहीं बताया हुआ है, प्रभाव का भी वहीं वर्णन है। फिर और समीर पन्नक रस के घटक क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका तो फंडा है, तो फंडे से गलत हो ही नहीं सकता है। फंडा क्या है, प्लीज गिव मी सम हार्ट। समीर कह रहा है तुलसी नाम की लड़की से, प्लीज गिव मी सम हार्ट। तो समीर पन्नक रस में भारत गंधक, मी यानी मल संख्या, मनासिला होता है, प्लीज गिव मी सम हार्ट जो है वो किसका फॉर्मूला है, समीर पन्नक रस का है। ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, जो फंडा बताते हैं। फिर और द्रावक गण, पुराने पेपर लगाने का यही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अभी MPPSC 2015 लगाएंगे तो वहां पर आपका जो है मित्र पंचक आया था, है ना, मित्र पंचक। मित्र पंचक में क्या होता है, एक तरंगिणी ने जो है वो गुगलू बताया है, और समोच्चय ने जो है उसकी जगह गुड़ बताया हुआ है, और
जो आपका द्रावक गण होता है उसमें गुड़ भी होता है और गुगलू भी रहता है, दोनों चीजें होती हैं। ये वाला आंसर सही है। पुराने पेपर लगाने से आपको यही चीजें समझ में आएंगी। फिर आते हैं सूची बनाने के हिसाब से, तो रस धातु का काम क्या होता है? रस धातु का काम होता है पीड़न करना, ठीक है। रक्त का है वर्ण प्रसादन करना, वर्ण को प्रसादन करना किसका काम होता है? रक्त का। और जो है आविपाक, आविपाक किसके कारण होगा? पित्त की कमी के कारण। तो इसको अपन जोड़ते हैं, ठीक है। सी में ए आंसर आना चाहिए, सी में, ठीक है। सी में एक जो है कौन से ऑप्शन में है? दो में है। और डी में आना चाहिए दूसरा, तो डी में दूसरा जो है वो इसी में पहले वाले में, तो ये आंसर सही है। फिर आओ बात पूर्ण द्रति स्पर्शा शोथ जो है वो किसका है? तो शोथ रोग का नहीं होता है बात पूर्ण द्रति स्पर्शा शोथा जो है, किसका होता है? संधिगत वात का होता है। श्लोकी है बात पूर्ण द्रति स्पर्शा शोथा संधिगते अनिले, है ना। श्लोक ही कंप्लीट होता है यहाँ पर, संधि गते अनिले, है ना। प्रासारण आकुंचनो प्रवृत्ति संवेदना, तो ये संधिगत बात का है। शोध में आम बात में तो उत्तरिक संधि पर उसको आता है आम बात में, तो यहाँ पर भी कठिन नहीं है, आसान है। फिर आप कुटकी की जो है लगभग आधी मात्रा काय में होती है। तो पुराने पेपर लगाने का यही एडवांटेज। अभी हम पेपर लगाएंगे MPPSC 2009, तो उसमें आया था कि आरोप बदनी में कुटकी की कितनी मात्रा होती है, तो 50% होती है। वहां क्वेश्चन आया था ये। आप यहाँ उल्टा पूछ लिया, 50% कुटकी किस में होती है? तो आरोप बदनी में होती है, मतलब क्वेश्चन को उलट के पूछ लिया। तो यही पुराने पेपर लगाने का फायदा है। फिर और सा प्रतिनिक कुरुते तस्माज्ञ, सा प्रतिनिक ज्वर कौन सा होता है? तो प्रतिनिक में आधा ये सा आता है या संतत में आता है। ये क्वेश्चन भी आप MPPSC में दोबारा भी पूछा जाएगा। जो टाइम फिक्स नहीं रहता, कभी 7 दिन आता है, 10 दिन आता है, 12 दिन आता है, तो उसको साप्रतिनिक कहते हैं, निष्प्रतिनिक कहते हैं। और सतत जो है वो साप्रतिनिक होता है। फिर आ तो आस्वेदनम किस व्याधि का लक्षण है? तो विचर्चिका में तो स्राव होता है, सिद्ध में तो जो है रजो घष्टो है ना, रज घिसने पे धूल जैसी निकलती है। दद्रु में दादाजी को पकड़ पीड़िका होती है। तो यहाँ पर आस्वेदनम जो है वो एक पुष्ट में आता है, एक पुष्ट का श्लोक होता है आस्वेदनम, है ना। महावास्तु मत्स्य एक मछली करके अपन याद भी करते हैं, सिंगल मछली काफी होती है, तो मत्स्य सकलोपम इसका आंसर है। फिर आओ स्पर्श असहत्व कौन से गुण का लक्षण है? तो हमेशा पित्तज में ही जो है टेंडनेस देखने को मिलता है। पित्तज में ही रोगी को हाथ लगाने पर वो हाथ नहीं लगाने देता है, सूजन ज्यादा आ जाती है। तो स्पर्श असहत्व किसका है? पित्तज गुण का। हमेशा स्पर्श असहत्व पित्तज में ही देखने को मिलता है। फिर सुश्रुत अनुसार बढ़ती धूमपान का निर्देश किसमें है? तो बढ़ती धूमपान जो है वो सिरोरोग में बताया गया है। धूमपान देना चाहिए नेत्र रोगों में तो अलग आता है, सिरोरोगों में धूमपान बताया। फिर आओ एक्यूट एमाइलेज बढ़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरानी PSC एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए एक बार में देख के ही सही कर देता है कोई भी इंसान कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जो होता है उसमें सीरम एमाइलेज जो है वो बढ़ जाता है। तो पुराने पेपर लगाने का फायदा है ये एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का है। कई बार अपन अभी दूसरे पेपर लगाएंगे तो उसमें ये रिपीट होते हुए मिलेगा। फिर आओ भ्रंशतु क्या होता है? तो भ्रंशतु छबतु ये नासा रोग होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। आचार्य सुश्रुत ने नक्तांध निवारण के लिए किसका निर्देश किया है? तो ये जब मैंने सुश्रुत संहिता के नोट्स बनाए थे, आज से बनाए हुए 18 साल हो गए, मतलब 4 में बनाए थे, 4-5 में, 2004-5 में, तब भी मैंने ये क्वेश्चन छांट के रखा था कि नक्तांध में अगस्त पुष्प का प्रयोग होता है। और कहीं ना कहीं आपने कोई मेहनत कर रखी है तो वो कभी ना कभी आ जाती है। तो ये अल्टीमेटली एग्जाम में पूछ लिया गया। नक्तांध जो है उसमें अगस्त पुष्प का यूज होता है। फिर और गर्भाशय ग्रीवा कार्सिनोमा का प्रथम लक्षण है। पुराने पेपर लगाने का यही फायदा है। अभी हम पेपर देखेंगे MPPSC 2009, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस ब्लीडिंग ऑन टच होता है, स्पर्श करने पर रक्तस्राव होता है गर्भाशय ग्रीवा में।
यानी कि सर्विक्स का जो कैंसर होता है, सर्विक्स में कैंसर होने पर, स्पर्श करने पर रक्तस्राव होने लगता है। तो ये रिपीटेशन है। अब कई लोग जैसे इसको पेपर हल करते समय उनके दिमाग में चलेगा कि ये तो जिला अधिकारी का पेपर है और हम तो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा देने वाले हैं, तो ऐसा क्यों, हम क्यों लगाएं इसको। देखिए देखिए आपने देख लिया 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट हो गए। भाई कोई भी एग्जाम होगी उसमें सभी ने बीएमएस तो सबने ही किया होता है, सबने बीएमएस ही पढ़ा होता है, उसी के सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, तो लेवल तो वही रहता है ना। तो ये रिपीट क्वेश्चन है जो कि इस एग्जाम में भी आया था। फिर हैगर साइन का प्रतीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अभी हम पेपर लगाएंगे एमपीपीएससी 2009, उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो हैगर साइन जो बुक के अनुसार देखें हम, अचल की, ठीक है, अचल की बुक के अनुसार देखें तो वहां पर हैगर साइन जो है वो गर्भाशय की मृदुता है, ये वाला उसमें दिया हुआ है अचल की बुक में, ठीक है। लेकिन पीएससी ने किसको माना, एमपीपीएससी का जवाब क्या है यहाँ पर, गर्भाशय ग्रीवा की मृदुता। इसको चैलेंज भी किया हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने अपना आंसर नहीं चेंज किया। तो कभी कभी पीएससी अच्छी मूड में होती, चेंज भी कर लेती है ना। जिलाधिकारी में थोड़े लोग देने वाले भी कम लोग थे, तो उतने ज्यादा क्योरी नहीं गई थी। बहुत ज्यादा लोग जब चैलेंज करते तब क्वेश्चन चेंज होता है, एक दो के चैलेंज करने से नहीं होता। बुक में गर्भाशय ग्रीवा की मृदुता में लिखा है हैगर साइन के कोष्टक में, किसमें, जो आपकी व्यवहार आयुर्वेद की बुक है अचल की, अचल की जो व्यवहार व्यवहार आयुर्वेद की बुक है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, कौमार जो होता है उसके टॉपिक के अंतर्गत। लेकिन पीएससी ने क्या माना, गर्भाशय ग्रीवा की मृदुता। फिर आते हैं फलनी योनि व्यापक कौन सा होता है, तो फलनी तो असाध्य में आता है, तेदोसज होता है। फलनी, महायोनि, संडी, ये सब क्या होते हैं, तेदोसज होते हैं। फिर आते हैं वाताभिपन्न गर्भ क्या है। तो वाताभिपन्न वाला क्वेश्चन पढ़ने पर इतना सरल नहीं लगता है, क्योंकि नागुदर उपदेशक और लीन गर्भ पढ़ते हैं। वाताभिपन्न गर्भ पूछ लिया जो कि सुश्रुत ने बताया है। तो सुश्रुत में जब पढ़ते हैं तो इसका श्लोक है वाताभिपन्न गर्भ का कि वाताभिपन्न एव सुश्रुति गर्भ। क्या श्लोक है, वाताभिपन्न एव सुश्रुति गर्भ। और फिर कंटिन्यूटी में है माता कुक्षी न पूरी थी, मातु कुक्षी न पूरी थी, मंदा स्पंदित जा। वो लाइन भी एग्जाम में आता है, क्योंकि इसमें सुश्रुति गर्भ आती है, इसलिए इसमें गर्भ शोष सही आंसर है। फिर और स्तन्य का प्रमाण कितना होता है, तो स्तन्य की संख्या में मैं आपको याद कराता हूँ कि स्तन की संख्या कितनी होती है, दो अंजलि। फंडे का है अगर भूलोगी तो। आचार्यों के अनुसार क्षीरदोष कितने होते हैं, तो अभी अपन ने कल लगाया था यूके पीएससी, उत्तराखंड पीएससी 22 का पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्षीरदोष कितने होते हैं। और मैंने आपको श्लोक भी बताया था कि चरक सूत्र 19 जो है उसका 4, यानी अष्टोदय अध्याय में बताया गया है कि, है ना, शुक्र दोष क्षीर दोष जो है 8 होते हैं, मूत्राघात 8 होते हैं। तो पुराने पेपर लगाने का यही फायदा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं कि ये पहले भी पूछा जा चुका है। फिर और ट्राइकोमोनास जो है वो क्या है, तो ट्राइकोमोनास जो होता है वो एक प्रकार का परजीवी होता है। कौन सा, प्रोटोजोअन पैरासाइट। अब ये क्वेश्चन जो यहाँ पर आ गया, आगे पीछे कहीं ना कहीं फिर से पूछ लिया जाएगा आपको। तो ट्राइकोमोनास जो है एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज होती है। वो क्या के कारण फैलती है, एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है, उसके माध्यम से फैलती है। फिर और चेहरे की लालिमा, चिड़चिड़ापन, घबराहट, मन का खिन्न रहना, ये सब विड्रॉल सिम्टम है जो है ऋतुकाल समाप्त होने के, यानी मीनोपोज जो होता है उसके हैं, मीनोपोज जब आ जाता है उसका। फिर और क्लोमीफेन साइट्रेट का प्रयोग किसमें होता है, तो कई लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनको मालूम है कि क्लोमीफेन जो होती है वो ड्रग काय के लिए काम में आती है, ओव्यूलेशन जो है एग प्रोडक्शन के लिए काम में आती है। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में काम में आती है, जिनको एग ओवम नहीं निकलता है उनमें एग प्रोडक्शन के काम में आती है। इसका आंसर है इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है।
अभी ये नया क्वेश्चन था, अब आगे चल के ये दूसरी एग्जाम में आ जाएगा। फिर प्रोलैक्टिन जो है किस ग्रंथि का स्राव है, तो प्रोलैक्टिन इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन निकलते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है प्रोलैक्टिन। 7 हार्मोन निकलते हैं उसमें प्रोलैक्टिन में। अष्टांग हृदय के अनुसार कर्ण रोगों की संख्या, तो कर्ण रोग तो मैं बढ़िया फंडे से याद कराता हूँ कि आप एक जगह 24 घंटे की संभाषा होती है, तो सारंगधर जो है वो कितने घंटे सुनते हैं, 6 घंटे सोने की आदत है, 18 घंटे सुनते हैं। इन्होंने अपने दादाजी के नाम पे 1 घंटा और चुनी, 24 की जगह कितनी सुनी, 25 घंटे, ठीक है, 1 घंटे एक्स्ट्रा। और ये सुसुद ने, भाव प्रकाश ने, इन लोगों ने कितने बताए, 28। ये तो फंडे वाला क्वेश्चन है, 25 इसका आंसर है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता कभी भी। फिर अर्जुन रोग की क्या चिकित्सा, अर्जुन में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, वो तो अपने आप डिजॉल्व हो जाता है। तो छेदन वेदन शस्त्रकम उसमें नहीं होता है, ना ही असाध्य है, क्या है वो, औषधि साध्य है। अर्जुन रोग क्या है, औषधि साध्य है। पारिगर्भिक व्याधि का संबंध किससे, तो बच्चों में होती है पारिगर्भिक, गर्भिणी माता के स्तनपान से होती है। प्रेगनेंसी कंसीव कर ली फिर से। फिर आते हैं आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण कौन है, तो त्रिदंड जो है वो आयुर्वेद शास्त्र के सत्व आत्मा शरीर, ये त्रिदंड है, ये आयुर्वेद का अधिकरण है। ये चरक का जो सूत्र का पहला चैप्टर है वहां पर इसका वर्णन आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सडूषण में कौन कौन से कंटेन होते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए महाकसाय आपने पढ़े तो इतना तो मालूम कि पांचनी महाकसाय का चरक ने वर्णन नहीं किया, तो पांचनी तो हो ही नहीं सकता है। तृप्त्यग्नि दीपनी तो ये हो नहीं सकते, दीपनी में पंचकूल आता है तो सडूषण भी आ जाएगा। तो इसका एक क्लास पढ़ाते समय इसका फंडा बताता हूं मैं कि दीपनी महाकसाय का फंडा है षड उषण वा, यानी कि इसमें षड उषण भी होता है और जो है बा, यानी कि बा जो है इसमें भल्लातक, अजमोदा, अम्लवेदस और हिंगू भी होती है। तो षड उषण बा करके फॉर्मूला है, इसका आंसर जो है दीपनी महाकसाय है। सिंपल है, एक न एक महाकसाय का क्वेश्चन आते ही। फिर आते हैं मून फेस लक्षण किसमें मिलता है, तो मून फेस जो है वो कुशिंग सिंड्रोम का होता है। मंकी वाला जो है अपन ने वो मरसमस में देखा था, मून फेस कुशिंग सिंड्रोम का होता है। डाउन सिंड्रोम का एक तो मेंटली रिटार्डेड होते हैं बच्चे, और उनमें ब्रेचिसेफेली देखने को मिलता है। डाउन में क्या देखने को मिलता है, ब्रेचिसेफेली। ये अपने फिजियोलॉजी के नोट्स में है, आप उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट स्कल फ्रंट टू बैक कहते हैं ब्रेचिसेफेली। और ये जो क्लाइंट का फॉर्मूला होता है वो XXY होता है, यानी कि इसमें एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है। लेकिन मून फेस का आंसर क्या है, कुशिंग सिंड्रोम है। फिर आओ व्यथित इंद्रिय लक्षण है, तो यही है पुराने पेपर लगाने का फॉर्मूला या रिपीटेशन। अभी अपन ने MPPSC का पेपर लगाया था पहला, जो है आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट का एग्जाम हुई थी 2017 में, और ये क्वेश्चन वहां से रिपीट हुआ है ना। विभेदी व्यतीन्द्रिय जो है वो सुख ओच्छय का होता है ना। तो ये रिपीटेशन है, पुराने पेपर लगाने का यही बेनिफिट होता है कि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, तो ये अपन को मालूम है, चरक सूत्र अध्याय जो 17 है, कियन शीर्ष अध्याय, वहां पर श्लोक आता है। फिर आओ आचार्य चरक के अनुसार उदावर्त के कितने भेद हैं, तो उदावर्त अतिसार उदावर्त के भेद 6 माने हैं सुश्रुत में। वो चरक ने अतिसार उदावर्त के भेद कितने माने हैं, 6। कहां से तय होता है ये, चरक सूत्र अध्याय 19वां अध्याय अष्टोदय अध्याय, वहां पर भेद बताए गए। फिर आओ पंच प्रसिद्धि पेया कैसे निर्मित होती है, तो इसमें पंच प्रसिद्धि पेया में चारों स्नेह होते हैं और चावल होता है, टंडोल होता है। इसके लिए टंडोल शब्द लिखते हैं अपन नोट्स में, नोट्स का क्वेश्चन है, स्नेह अध्याय में लिखा रहता है। पंच प्रसिद्धि पेया जो है उसमें ये सभी चीजें होती है, गरज, तेल, वसा, मज्जा, चारों स्नेह होते हैं और टंडोल यानी चावल होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो सिंपल भी आते हैं। फिर मदन फल का प्रयोग काय के लिए होता है, तो बमन के लिए होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, आम जन्य रोग कौन से बोलते हैं, आलसक, विसूचिका, ये भी सभी जानते हैं। शुक्र में जो है काय में आता है, तो शुक्र में जो है कफज प्रमेय में आता है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो अभी कल अपन ने UKPSC का लगाया था, वहां पर उनने सोणित में पूछा था, है ना, लोहित में पूछा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इससे ये ट्रेंड जो है समझ में आता है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। फिर आओ सिद्धार्थक स्नान किस रोग की चिकित्सा है, तो सिद्धार्थक स्नान जो है वो कुष्ठ में कराते हैं अपन,
उन्माद में जो है वो सिद्धार्थक, घृत और अगध होता है। सिद्धार्थक, अगध और सिद्धार्थक, घृत, वो है इसका उन्माद का होता है। फिर और कंस हरितकी का रोगाधिकार क्या है? कांस है ना, सबुतु। तो जो है कांस में तो जो हरितकी चलती है वो चलती है अगस्त हरितकी। ठीक है। गुल में जो हरितकी चलती है वो उसका नाम है दंती हरितकी। विबंध में तो केवल हरितकी से ही काम चल जाएगा, कुछ भी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। और ये शोध के लिए होती है आपकी कंस हरितकी। जैसे सूजन जो है वो बढ़ती जाती है, वैसे ही कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, ऐसे करके याद रखने का फंडा है। और एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें 10 मूल हरितकी है, ये कंस मात्रा में इसमें 10 मूल रहता है, इसलिए इसको 10 मूल तो मालूम है सूजन का होता है ना। तो ये कंस हरितकी में जो है कंस मात्रा में यानी प्रमाण में, कंस, भाजन, पात्र ये पर्याय होते हैं, कंस मात्रा में 10 मूल होता है। ठीक है, 10 मूल के घटक होते हैं। और 10 मूल क्या होता है? वो सोथर महाकषाय समझते हैं अपन, सोथर महाकषाय है, सोथग्न होता है। तो एक्चुअल इसका मतलब है। और जब हम चक्रपाणी पढ़ते हैं तो चक्रपाणी में कंस हरितकी की जगह 10 मूल हरितकी ही बोला गया उसको। ठीक है। फिर आते हैं आकुरियाम ध्रुव मृत्यु क्रिया संशय भव किस रोग की चिकित्सा है? रक्तज, गुल्म की, अस्मरी की जो है सर्वविष चिकित्सा है कि सन्निपातज उदर रोग की चिकित्सा है। अब देखो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सही है, अस्मरी भी सही है और सन्निपातज उदर रोग भी है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, अब इसका कैसे आंसर देना है? तो चूंकि ये पूछ रहे हैं किस रोग की चिकित्सा है, ठीक है, चिकित्सा पूछ रहे हैं इसलिए सन्निपातज उदर रोग सही है। अगर ये चिकित्सा की जगह अस्मरी सही आंसर होना पड़ता है तो यहाँ लिखना पड़ता है किस रोग की शल्य क्रिया है, कहा है ना। शल्य क्रिया की अनुमति से पहले लेते हैं इस प्रकार का, तो शल्य चिकित्सा ना करके शल्य क्रिया शब्द यूज कर लेते, शल्य चिकित्सा शब्द यूज कर लेते, मतलब शल्य और जुड़ जाता। तो अस्मरी ना होके यहाँ पर सही आंसर सन्निपातज उदर रोग है। पीएससी में कई लोगों ने इसको चैलेंज भी किया, लेकिन उन्होंने ना क्वेश्चन कैंसिल किया ना क्वेश्चन आंसर बदला, सन्निपातज उदर रोग सही। फिर अब बर्बरेन जो है किसमें पाया जाता है? तो बर्बरेन जो है वो सत्यानाशी में पाया जाता है। वो अपन पढ़ाया भी है, मैंने बार बार आपको समझाया भी कि बर्बरेन किसमें पाया जाता है। तो जो गुरुची है, गुरु पीते दारू, दारू हरिद्रा है, पीते यानी इसमें पाठा है, पाठा में भी होता है। स्वर्ण जाम से यानी स्वर्ण छीड़ी यानी कि आपका सत्यानाशी इसमें आता है। ठीक है। और जाम से यानी जीमू तक आता है। इन सब में बर्बरेन होता है, इतनी चीजों में बर्बरेन पाया जाता है। फिर आचार्य सुश्रुत मनुसार द्रव्यों की संख्या कितनी है? ये नया क्वेश्चन है लेकिन नोट्स में था, मतलब नोट्स को अच्छे से पढ़ाया तो उनमें था। सुश्रुत जो है उत्तर तंत्र का अध्याय पर देखोगे आप 66 तो वहां पर लिखा हुआ है। सुश्रुत में द्रव्यों की संख्या जो है 573 बताई गई है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, मेलोटिस फेलिपाइनेसिस की फैमिली क्या है? तो ये कंपीलक है जो जिसका वर्णन जो है साधारण रसों में भी आता है। तो ये अभी आप पेपर लगाओगे तो यूपीएससी जब हम 2010 में पहुंचेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो रिपीटेशन है इसलिए क्वेश्चन गलत होते नहीं है, रिपीटेशन है, बार पहले भी पूछा जा चुका है। यूफोर्बिएसी फैमिली का है। फिर आते हैं इनका सुमेलित कीजिए। देखिए आप विपत्ति कर चूर्ण तो हमें मालूम है 100% किसका होता है? अम्लपित्त का। तो पहले का चौथा होना चाहिए, 2 में है पहले का चौथा। प्रभाकर वटी होती है दरों का, तो बी का होना चाहिए पहला, तो बी का पहला यहाँ पर भी है। आप फिर आरोग्य बदनी वटी जो है वो यकृत विकार में आ जाती है, तो इसका दूसरा होना चाहिए, तो यहाँ पर सी वाला सही है। और जो है कपूरा सब अतिसार में आता है, तो जोड़े बनाने वाले तो गलत हो ही नहीं सकते। फिर आओ चरक में जो तस्य पी जब परीक्षाएं नहीं 10 वगैरह परीक्षाएं जहाँ किस स्थान में बताई गई हैं तो वो विमान में बताई गई हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तद भस्म हंती हृदसूल, हृदसूल में कौन सी भस्म यूज होती है? देखो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में दोबारा आया है बाद में भी। तो मृग स्रग भस्म का यूज किया जाता है हृदसूल में।
ये पुराने पेपर लगाने के यही फायदा होता है कि रिपीटेशन क्वेश्चन आपको मिलता है ना। ये वापस से फिर से पूछा गया है। फिर आई फेन का शोधन किसमें होता है, तो आई फेन का शोधन जो है आ से आई फेन, फंडे वाला क्वेश्चन है, आ से आई फेन, आ से अदरक, आद्रक स्वर की 21 बार भावना देने पर होता है ना। तो ये तो गलत ही नहीं कर सकता कोई, आंसर है आद्रक स्वरस। अष्टांग संग्रह में शरीर की कितनी लंबाई बताएगी, तो 84 अंगुल है ना, 84 अंगुल है, और चरक में 84 अंगुल पर्व है ना। 120 जो है वो किसने बताई है, सुश्रुत ने बताई है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 84 अंगुल सही आंसर है। ये भी नोट्स में है, पढ़ते हैं अपन। फिर आओ काश्यप ने सूती का काल, तो काश्यप ने कायदे से 2 काल बताए, एक बताया प्रसूता जो कि 1 महीने होती है, और एक होता है सूती का जो कि 6.5 माह होती है। लेकिन यहाँ 6 माह ऑप्शन में था तो इसको प्रसूता मान के यहाँ पर 30 सही आंसर है। चैलेंज भी किया गया इस क्वेश्चन को, लेकिन अल्टीमेटली पीएससी ने अपना आंसर नहीं चेंज किया, उन्होंने 30 ही सही माना। तो ये पास है प्रसूता प्रथम महीने और सूती का 6 महीने होती है, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से 30 जो है सही हो गया था यहाँ पर। फिर और राजदंत की संख्या कितनी होती है, तो राजदंत हम दांत का पढ़ते हैं, राजदंत 4 होते हैं, और इसके अलावा राजदंत के अलावा कौन कौन से दांत होते हैं, बस्त होते हैं, नोट्स में लिखा हुआ सिंपल क्वेश्चन है, बस्त 4 होते हैं, जो दंष्टा होते हैं वो भी 4 होते हैं, और जो आपके हानियब होते हैं जिनको डाढ़ कहते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक। फिर और इतिहास पढ़ना भी जरूरत है, इतिहास के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चरक पंजिका के टीकाकार क्या है, तो पंजरी हम किसके लिए बनाते हैं, जन्मदिन होने पर भगवान अपना स्वामी का, स्वामी का है तो खंडे का क्वेश्चन है, गलत हो ही नहीं सकता है ना। परिहार वर्ती का आषाढ़ वर्मा ने लिखा है, व्रत तंत्र प्रदीप नरदत्त ने लिखी है, जल कल्प तरु गंगाधर राय ने लिखी है। तो यह आंसर क्या है, स्वामी कुमार सही आंसर है। फिर चरक में प्रत्यांगों की संख्या कितनी बताइए, 56 प्रत्यांग जो है चरक में बताए गए हैं। सुश्रुत में जो है वो 61 होते हैं, 56 + 5 होते हैं, ये बार बार मैं जोड़ के याद दिलाता रहता हूँ। सुश्रुत में 61 होते हैं, चरक में 56 प्रत्यंग होते हैं। कसाय रस के सेवन करने से क्या बढ़ेगा, कसाय रस, पित्त तो सामक होता है, कफ सामक होता है, यकृत भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको मालूम है कटु है, तिक्त है, और कसाय है, ये सब वातवर्धक होते हैं। कटु तिक्त कसाय वातवर्धक होते हैं, तो आंसर क्या है, वातवृद्धि। कपाल भेदन के लिए कौन सा यंत्र काम में आएगा, तो जो त्रिपूछक होता है वो तो सुकुमार लोगों में रक्त मोक्षण के लिए होता है, सुकुमार में रक्त विस्रावण कराना होता है तो उसके लिए होता है त्रिपूछक, राजा सुकुमार लोगों के लिए। आरा जो है वो तो कर्णपाली भेदन के लिए होता है, सूची जो है पतले कान के लिए, आरा मोटे कान के लिए। तो कर्णपाली जो है भेदन के लिए होता है, वेदन यानी पंचर है। और शरीरी मुख जो है वो तो विश्रावण के लिए होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, करपत्र। करपत्र को आरी कहते हैं, आरी, आरी से काट सकते हैं अपन, है ना। शरीरी मुख भी विश्रावण के लिए होता है, ये आंसर सही है, करपत्र। फिर आते हैं नाग सिंदूर का फॉर्मूला क्या है, तो ये ध्यान देना है, माणिक्य का पूछा था एमपीपीएससी 2009 में, तो मतलब फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो यह PB3O4 होता है नाग सिंदूर का। फिर आज शिरा स्नायु जो है वो क्या में काम में करते हैं, वो पोषण करते हैं, पिता के समान होते हैं। तो शिरा स्नायु कौन से भाव है, पितरज भाव है। माता में कोष्ठांग आते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। चरक के अनुसार भैंसज के काल कितने हैं, चरक ने भैंसज के काल जो है 10 बताए हैं, सारंगधर ने 5 बताए हैं, है ना। तो ये 5 किसके हैं, सारंगधर के। और अष्टांग संग्रह ने संग्रह कर रखा है, अष्टांग संग्रह में 11 है, और चरक ने कितने बताए हैं, 10। तो 10 आंसर सही है। आरोपबंदी बट्टी के प्रणेता आचार्य कौन है, तो ये नया क्वेश्चन पूछा है ना। इससे पहले आरोपबंदी बट्टी में कितने % कुटकी होती है ये पूछा था। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो अपन उसको पूरा पढ़ लेना चाहिए। तो एक तो पहली चीज ये मालूम होना चाहिए, आरोपबंदी बट्टी जो है वो रस रत्न समुच्चय की है, ठीक है, कितना आपको मालूम है। अब इसमें पूछा व्याड़ी ने बताई है, शिव ने बताई है, अश्विनी कुमार, नागार्जुन ने। तो अब ये तुक्के वाला क्वेश्चन है, कायदे से आप अगर नहीं आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए ऐसा, अन्यथा आप आगे के लिए याद रख लें कि इसका आंसर क्या है, नागार्जुन है। यहाँ श्लोक में आता है जो है सर्व आरोग्य बटी का सर्व
रोग प्रशमनी, नागार्जुन भी नहीं है, उससे भी अच्छा नाम है श्री नागार्जुन। श्री नागार्जुन योगी का, नागार्जुन योगी ने ये बताई थी, है ना। तो आगे के लिए ध्यान रखना है कि आरोग्य बट्टी किसने बताई है, श्री नागार्जुन योगी ने बताई हुई है। फिर अबरक को किस भाग में रखते हैं, तो अबरक तो स्टार्टिंग में ही आ जाता है, स्टार्टिंग ही महारस की यहाँ से होती है। तो अबरक क्या है, महारस है। सिंपल क्वेश्चन पूछा रसशास्त्र का। बलि बसा क्या है, गंधक को कहते हैं, है ना। बलि राक्षस, बलि नामक राक्षस की बसा है गंधक। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में कपूरा सर्प और अहिफेना सर्प के विक्रय के लिए पैकिंग, बहुत छोटी पैकिंग रखनी पड़ेगी अपन को इनके लिए। तो छोटी पैकिंग कितने ml रहती है इनकी, 15 ml रहती है। ये भी नोट्स में लिखा है भेषज के, भेषज का जो अपन ने पढ़ा था संधान कल्पना, तो वहां पर अपन ने ये बताया है कि इनकी पैकिंग कम करनी पड़ती है। महादाक्षा सब की या अहिफेना सब, कपूरा सब की इनकी पैकिंग छोटी हो जाती है। फिर अब वक्र का निर्माण किससे होता है। अब ये तो आपको पुराने पेपर पीएससी के लगाने का यही एडवांटेज। अभी अपन ने जितने भी पेपर लगाए, एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट का लगाया, उसमें भी पूछा गया था कि वो वृषण का क्या होता है, मेरा कमरा, ये लास्ट वाला, ये वाला जो है, ये कहाँ पूछा गया था हमारा, एमपी पीएससी, है ना, आयुर्वेदा एक्सपर्ट 2017 वाले में ये पूछा गया था। और उसके बाद में 18 एमआर है, वक्र एमआर है। और यही वाला जो है अभी अपन ने लगाया उत्तराखंड पीएससी 2022 में पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जीवा का भी पूछा था, जैसे रक्त फैन से जो है फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। तो ये क्वेश्चन आते ही आता है एग्जाम में, ये इसको पीएससी के पेपर लगाने से आपको समझ में आ जाना चाहिए। वक्र क्या है, एमआर है, मेद और रक्त से वक्र का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। फिर और रावण के द्वारा कृत ग्रंथ क्या है, अग्नि पुराण, गरुण पुराण तो बदरायण के हैं, आरो चिंतामणि तो लिखी नहीं है ना। अर्क प्रकाश जरूर रावण की है। तो ये अर्क प्रकाश अपन जो अर्क कल्पना पढ़ते हैं वहां पर आता है कि रावण में इसमें उल्लेख है, अर्क प्रकाश उनका ग्रंथ है। फिर और मक्कल सूल किसमें होता है, तो वो तो प्रसव के बाद होता है ना। प्लेसेंटा का कोई पार्ट रह जाए गर्भाशय में तो उसके कारण से दर्द होने लगता है, उसको मक्कल सूल कहते हैं, प्रसव के बाद होता है। उपशीर्षक रोग किस आचार्य ने मानना है, तो सिरो कपाल रोग, सिर कपाल के रोगों में आता है उपशीर्षक, जो कि किसने बताया, बाघभट्ट ने बताया, अष्टांग हृदय ने बताया है। फिर आओ सप्त को दो संग्रह, ये इंपॉर्टेंट है। ये अभी आप पेपर लगाओगे तो एमपीपीएससी 9 में धातु वाला पूछा था 2009 में, यहाँ पर पूछा है सप्त को दो संग्रह। तो ये क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पर संग्रह शब्द आता है, उसको मैं बोलता हूँ कि क्योंकि कुष्ठ जो है दीर्घ रोगाणाम है, तो यहाँ पर आपको दवाइयाँ संग्रह करके रखनी पड़ेगी। तो ये कुष्ठ का इसका आंसर है। विसर्ग में यहाँ सप्त को धात्वा आता है, धातु फैलती हैं, धातु फैलती है, तो यहाँ धात्वा शब्द आता है विसर्ग में। तो ये पुराने पेपर लगाने से यही फायदा आपको मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएंगे आते। फिर आप बसंत कुसुमाग्रज रस में अभ्रक और स्वर्ण का अनुपात कितना होता है, तो कायदे से बसंत कुसुमाग्रज में जो है स्वर्ण जो है 2 भाग होता है और अभ्रक जो है वो 4 भाग होता है। ये ही है सच्चाई कि ये 2 भाग होता है और ये 4 भाग होता है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए तो 2:1, पर यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। ये किसका पूछा है, ये किसका है, रस सार संग्रह का है ना। पर इसका जो है ऑप्शन सही नहीं दिया था। इस टाइप का क्वेश्चन कैंसिल हो जाना चाहिए था, हम लोगों ने कैंसिल कराने की बहुत प्रयास किया लेकिन ये हुआ नहीं है। और 1-2 नंबर से ही आदमी जिलाधिकारी बनता है और 1-2 नंबर से जिलाधिकारी नहीं बन पाता है। तो बहुत सारे लोग अगर इसको जो करते, मतलब इसको लिखते कि ये गलत है, तो पीएससी मान लेती है। 1-2 लोगों के लिखने से नहीं होता। कई बार आदमी एग्जाम देके बोलता कि वो अरे उसने कर दिया होगा, इसने कर दिया होगा, है ना। दूसरों के भरोसे रह जाता कि यार उसने चैलेंज कर दिया होगा, इनने चैलेंज कर दिया होगा, उसने चैलेंज कर दिया होगा, तो उस चक्कर में क्वेश्चन कैंसिल भी नहीं होता। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन कैंसिल कराना है तो आपको एटलीस्ट 10-20 लोगों से तो चैलेंज कराना ही पड़ता है। फिर आए ताप का सर्वाधिक संग्रह किस में होता है, ताम्र का। तो कॉपर जो है वो आपको मालूम है यकृत में होता है। सट क्रिया काल किस आचार्य का देन है, तो जो है
व्रण प्रश्नीय अध्याय है सुश्रुत का 21वां चैप्टर, उस चैप्टर का नाम ही है व्रण प्रश्नीय अध्याय। व्रण वाले चैप्टर में बताया है, सूत्र स्थान का 21वां चैप्टर है। फिर बडिस क्या है, तो बडिस तो है बडिस धन शंकु, ये शस्त्र में आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। एमएमआर क्या होता है, तो एमएमआर मीजल्स मम्स और रूबेला को कहते हैं। और शुद्ध शुक्र क्या होता है, मधुरम मधुगंधी चा, मधुगंधी होता है शुद्ध शुक्र। अष्टांग हृदय में उत्तर बस्ती नेत्र का प्रमाण कितना है, तो यहाँ उत्तर बस्ती की बात की गई लेकिन कुछ नहीं लिखा है, तो हमको पुरुष में उत्तर बस्ती के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। तो पुरुष के हिसाब से 12 अंगुल सही है, सुश्रुत में पुरुष में 14 अंगुल बताया। फिर आओ नित्यानंद रस का रोगाधिकार क्या है, तो सभी को पढ़ा है कि नित्यानंद क्या में देते हैं, स्लीपर में देते हैं। पर इतना ही पढ़ने से तो अपन गलती कर देते हैं, क्योंकि अगर आरोप बदनी बटी में भी पढ़ा था कि कितनी होती फुट की, तो 50% होती। फिर अगला क्वेश्चन उससे आगे आ गया कि किसने बताई, श्री नागार्जुन योगी ने बताई। तो यहाँ पर अपन को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा आता है महाश्लीपद नाशना श्लोक में, श्लीपद नहीं महाश्लीपद का तक का नाश कर देती है नित्यानंद रस। और किसने बताया है, तो ये रस रत्न समुच्चय ने बताया। अगला क्वेश्चन अगले बार पूछ ले किसने बताया है, नित्यानंद रस समुच्चय का बताया हुआ है। और इसकी एक एक बट्टी जो है खाने को बोलते हैं, उसका अनुपान क्या होता है, शीतल जल होता है। तो ये चीजें अगले बार शायद इससे आगे पूछ लें। और इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें भी लिखा गया है श्रीमद, श्रीमद नारायण नारायण, तो श्रीमद तो है नारायण नहीं है, श्रीमद गहन, गहन नाथ, गहन नाथेन निर्मिता, ये गहन नाथ द्वारा निर्मित है ना। ये अगली बार पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसकी डिटेल भी हमें पढ़ लेना चाहिए, यही पेपर लगाने का फायदा होता है। तो ये श्रीमद गहन नाथ द्वारा निर्मित है ना, विश्व संपदा है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। फिर आप प्राचीन काल में शल्य क्रिया के लिए केंद्र क्या था, काशी है ना, नालंदा का चिकित्सा था और शल्य चिकित्सा काशी। ये इतिहास का क्वेश्चन है, आयुर्वेद का इतिहास का, नोट्स में दिया हुआ है। फिर आए गलगंड में सिरा, गलगंड रोग में सिरा वेद का स्थल क्या होता है, तो गलगंड में जो है पूर्व मूल में स्थित सिरा का वेदन कराया जाता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना सिंपल है और 10-15 क्वेश्चन से ही जो है टफ आते हैं, उसी पर सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो पेपर ये आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का ना होकर जिला आयुष अधिकारी का था, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के भी पूछे गए और इसके भी कई क्वेश्चन दूसरी एग्जाम में देखेंगे अपन रिपीट होते हैं। तो ये एडवांटेज है, आपको एक काम करना है कि एक कॉपी बनाना है जिसमें आपको इसमें से जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे वो लिखना है ना। एक कॉपी बनाना है इस टाइप से, 2 कॉपी, एक रजिस्टर जो है आपका रहेगा जिसमें आप एग्जाम का नाम लिखोगे, ठीक है, कि आप ये एग्जाम कौन सा पेपर लगा रहे हो, तो MPPSC का लगा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर का लगा रहे हो, 2018 का पेपर लगा रहे हो। फिर आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बना, फिर 4 लिख के यहाँ उसका आंसर लिख लिया। एक रजिस्टर आपको ये बनाना है, तो एक कॉपी बनाना है आपको रिवीजन लिख के, और फिर उसमें नोट करते जाना है कि आज का पेपर लगाते समय मुझे लगा कि मुझे टॉक्सोलॉजी का रिवीजन करना है। टॉक्सिकोलॉजी में मैं जो है, जो नाइट्रिक एसिड है, यूरिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड है, इनके जो है फेटल पीरियड और फेटल डोज, इनके लक्षण भूल गया हूँ, तो तुरंत रिवाइज कर लो। मुहूर्त मत निकालोगे इकट्ठा कर पढ़ूंगा तब रिवीजन करोगे, भूलने वाली चीजें तुरंत रिवीजन कर लो। तो ये 2 चीजें आपको हर पेपर के बाद करनी है कि मेरे से कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, चौथा नहीं बना था, 27वां नहीं बना था, मेरे से 59 नहीं बना था, तो वो लिख के एक रजिस्टर में नोट कर लिया। तो अगली बार आपको ये पूरा वीडियो पेपर फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बार केवल आपको रजिस्टर की 4, 5, 10, 15 क्वेश्चन नहीं बनेंगे ज्यादा तो 15 लाइनें पढ़नी पड़ेंगी। तो आपको 15 लाइन पढ़ते ही क्लियर याद आ जाएगा कि ये चीजें बताई गई हैं, पूरा पेपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, रिवीजन में आपका छटनी होती जाएगी कि रिवीजन में स्पेशल इस चीज का रिवीजन करना है कि मैं टॉक्सोलॉजी में ये भूल जाता हूँ, है ना। तो ये 2 काम हर पेपर लगाने के बाद में आपको करने हैं, ठीक है, ओके। तो अब मिलते हैं कल, अपन MPPSC 2009 का पेपर लगाएंगे, तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल के उसको तैयार रखें।
अगली क्लास 8:30 से है, ये आयुर्वेद के इतिहास की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।